बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर तारिक मियाँ, प्रेसिडेंट एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ बेहतर सेहत के प्रोग्राम पे। तो हमने पिछली दफ़ा ये आपको गुजारिश की कि ज़िंदगी में कौन से अवामल है जो आपकी सेहत के ऊपर आपके ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो उसमें खुराक जो है वो एक बहुत बड़ा रोल है उसका। अब खुराक में 3 बेसिक कंपोनेंट हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और फैट्स हैं। ये तीनों मेजर कंपोनेंट्स हैं। फिर उसके अलावा मिनरल्स हैं, विटामिन्स है, पानी है और ये जो चीज़ें हैं ये माइनर कंपोनेंट्स में आती हैं, लेकिन ये है कि ये भी इंतहाई ज़रूरी हैं। अच्छा, जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उसमें हम ज़ाहिर है इंसान जो है खुराक के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, लेकिन ये है कि हमने इतनी खुराक खानी है कि जिससे हम ज़िंदा रह सकें। अगर हम बहुत ज़्यादा खा लेंगे जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो फिर वही खुराक जो कि हमारे लिए बेहतर थी वो हमारे लिए बीमारियों का गढ़ बनता जाएगा और यही खुराक हमें बीमारियों में मुब्तला कर देगी। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं कि जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमारे अंदर जब शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंसुलिन की पैदावार बढ़ाते हैं, और जो ही खुराक हमारे मुंह में ज़ुबान के ऊपर लगती है, कोई भी मीठी चीज़, कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स, तो हमारे सिग्नल दिमाग को जाते हैं कि खुराक आ गई है। तो लिहाजा पैंक्रियास को, लबलबे को एक पैगाम जाता है दिमाग की तरफ से कि आप इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि ब्लड में से शुगर को निकाल के सेल्स में भेजता है ताकि वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो और हम अपना सारा काम काज कर सकें। लेकिन इसका एक दूसरा रोल भी है कि अगर हमने बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ले लिए तो वो जितनी ज़रूरत है वो तो सेल्स में चला जाएगा, और बाकी जो खुराक बचेगी वो फैट की शक्ल में, वो लिवर में, वो हमारे पेट के ऊपर, हमारे मसल्स में और बाकी पैंक्रियास में, लबलबे में और बाकी चीज़ों पे जाके वो जमा होनी शुरू हो जाएगी। तो आपने देखा होगा कि जो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं उनके पेट निकलना शुरू हो जाते हैं, और ये एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि आप जितना हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाएंगे उतनी इंसुलिन ज़्यादा बनेगी, और आज वो इंसुलिन कोशिश करेगी कि हमने इनका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रखना है। चूँकि ज़्यादा जो शुगर लेवल बढ़ता है वो टॉक्सिक होता है, मुज़िर होता है जिस्म के लिए, इसलिए जिस्म की पूरी कोशिश होती है कि उसको एक नॉर्मल लिमिट में, नॉर्मल लिमिट क्या है कि फास्टिंग अगर आपकी है 7-8 घंटे की फास्टिंग है तो आपका शुगर लेवल 100 से नीचे होना चाहिए। अगर आपने कोई खाना खाया और उसके 2 घंटे के बाद आप शुगर चेक करते हैं तो वो तकरीबन 140 के करीब आनी चाहिए। अब यह है कि थोड़ा सा आप ये देख लें कि नॉर्मल जो शुगर लेवल है वो फास्टिंग 100 से नीचे है। एक चीज़ होती है उसको कहते हैं हम प्री डायबिटीज़ लेवल, यानी शुगर होने से पहले का जो हमारी स्टेज है वो उसको प्री डायबिटीज़ कहते हैं, और वो तकरीबन 100 से लेके 125 तक। अगर इस रेंज में आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर जा रही है तो आप प्री डायबिटीज़ स्टेज पे आ गए, यानी शुगर होने से एक कदम पहले आप पहुंच गए। और इस अमल को 10 से 15 साल लगते हैं शुगर में कन्वर्ट होने में। तो अगर हम इस लेवल पे किसी को डायग्नोज कर लें तो हम उसको शुगर होने से बचा सकते हैं। और अगर आपकी फास्टिंग जो है वो 126 से ऊपर चली गई तो इसका मतलब है कि अब आप शुगर के मरीज़ हो गए। अच्छा, तो अब सेकंड जो कंपोनेंट था वो प्रोटीन थी। तो प्रोटीन जो है वो भी इंसुलिन को बढ़ाती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत बहुत कम बढ़ाती है। और तीसरी चीज़ है फैट, वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर, ऑलमोस्ट ज़ीरो लेवल पे बढ़ाती है इंसुलिन। अच्छा, एक समझने वाली बात है कि जहाँ पे इंसुलिन बहुत ज़रूरी है हमारी खुराक को हज़म करने के लिए, हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए, वहीं पे बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई इंसुलिन हमारे लिए उतनी नुकसानदेह है। इसलिए कहते हैं ना कि हर चीज़ जो हद से बढ़ जाए वो नुकसानदेह होती है। तो जब इंसुलिन शुरू में 10-15 साल पूरी कोशिश करती है कि शुगर लेवल को नीचे रखने के लिए, तो हम जब शुगर का टेस्ट कराते हैं हम समझते हैं हमारी शुगर ठीक है,
जब हम उसके बाद कराते हैं, एक टेस्ट होता है HbA1c, 3 माह का जो टेस्ट है वो कराते हैं, तो वो भी ठीक निकलता है, तो हम खुश हो जाते हैं कि जी हम तो माशाल्लाह बहुत ठीक हैं। तो जब हमें बाद में पता चलता है आहिस्ता आहिस्ता कि हम तो शुगर के पेशेंट हो गए हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए कि आपको अपनी फास्टिंग इंसुलिन लेवल ज़रूर कराना चाहिए। फास्टिंग शुगर कराना चाहिए, फास्टिंग इंसुलिन लेवल कराना चाहिए। उससे पता चलेगा कि आया आप प्री डायबिटीज स्टेज की तरफ तो नहीं जा रहे या शुगर की तरफ तो नहीं जा रहे, और आप यहीं से उसको रोक सकते हैं। तो इस सेशन में हमने क्या सीखा कि हमारे 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है और फैट है। कार्बोहाइड्रेट इंसुलिन सबसे ज़्यादा बढ़ाती है, प्रोटीन उससे कम और फैट बिल्कुल नहीं। तो हमने दूसरा क्या चीज़ सीखी कि इंसुलिन लेवल जो है वो असल चीज़ वो है चेक करने वाली, ताकि आपको पता चल सके कि आपको शुगर तो नहीं होने वाली। और जो एक और पॉइंट इसी सेशन में कर लेते हैं कि जब बहुत ज़्यादा इंसुलिन बढ़ जाती है तो वो फिर जिस्म के ऊपर असर करना ही छोड़ जाती है। इस स्टेज को हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जब डेवलप हो जाती है, अब इंसुलिन बहुत बढ़ी हुई है लेकिन वो अपना असर नहीं कर रही। तो टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि मैं यहाँ बताता जाऊँ कि शुगर की 2 इकसाम है, एक टाइप 1 है, एक टाइप 2 है। जो टाइप 1 है उसमें इंसुलिन बिल्कुल नहीं होती, बच्चों में ये आमतौर पे होती है। और जो टाइप 2 है इसमें इंसुलिन बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, और ये बड़ों में होती है आमतौर पे, बच्चों में भी हो सकती है अगर उनका वेट बड़ा हुआ है। अच्छा, तो हमने क्या करना है कि अपनी खुराक को इस तरह से तब्दील करना है कि हम इंसुलिन रेजिस्टेंस से भी बच जाएं, और जितनी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी आपका वेट उतना ही बढ़ेगा, आपके ऊपर चर्बी फैट डेपोजिशन उतनी ज़्यादा होगी। और जब वो फैट डेपोजिशन होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, तो जो मैंने पहले सेशन में आपको बताया था कि 8 बीमारियां जो खुराक की वजह से होती हैं, तो वो 8 की 8 बीमारियां जो हैं वो इसमें आ जाती हैं जब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। तो लिहाजा हमने मोटापे से बचना है, इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचना है, और ये सारे का सारा हमारी खुराक की वजह से है। तो हम नेक्स्ट सेशन में आपको बताएंगे कि आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस से और वेट से बचने के लिए आपने क्या करना है। आपका बहुत शुक्रिया।